तो चलो स्टार्ट करते लेक्चर। सो हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं बायोलॉजी का फॉर योर 11th, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, बट उसके पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं कि बायो का एक्चुअल में मतलब क्या है। अभी सब आप एसएससी बोर्ड से ही थे ना? सब महाराष्ट्र बोर्ड से थे ना? क्या हो गया, बहुत दुखी लग रहे हो? ठीक है ना? ठीक है। तो देखो, बायो का मतलब क्या होता है, पहली बात बहुत लोगों को पता होगा, फिर भी वापस सुन लो। देखो, बायोलॉजी का मतलब क्या होगा? बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। तो अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करो, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है, जिसमें जिंदगी है, अगर आप उनकी स्टडी करो तो आप उससे क्या बोलोगे? बायोलॉजी। वो लिविंग में कुछ भी आ सकता है, प्लांट आ सकता है, एनिमल आ सकता है, एलियन आ सकता है अगर है तो, जादू, बैक्टीरिया आ सकता है, वायरस आ सकता है, आप लोग भी आ सकते हो, मैं भी आ सकता हूँ, रिजवान सर भी आ सकते हैं, और उस्मान सर भी आ सकते हैं। तो हम सब कौन है? लिविंग। और जब हमारे ऊपर स्टडी हो तो आप इस स्टडी को क्या बोलोगे? बायोलॉजी। क्या यहां तक सभी को बात समझ आई? तो वहां पे हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करें हमारा द लिविंग वर्ल्ड। उसके पहले आप एक बात सुनो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी हमने इतने लोगों का नाम लिया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सब के सब किससे बने हैं? सेल से। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, चलो देखो, अगर आप अपने आसपास देखो, अगर आप अपने आसपास देखो तो आपको दो ही चीजें दिखेंगी, एक तो आपको लिविंग दिखेगा और दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के लिए आप दूसरा वर्ड कौन सा यूज कर सकते हो? बायोटिक और अबायोटिक। अगर आप अर्थ पर अपने आसपास देखो तो आपको दो ही चीजें दिखेंगी, एक दिखेगा बायोटिक माने लिविंग, एंड दूसरा दिखेगा अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो कभी तो दिमाग में आया होगा ना कि ये लिविंग क्यों है और ये नॉन लिविंग क्यों है? क्यों ये पंखा नॉन लिविंग है, क्यों हम सब लिविंग है, ये क्यों प्लांट लिविंग है? क्या डिफरेंस है दोनों में? ओके, बराबर है। आपका जो पंखा है वो रिस्पॉन्स नहीं करता, क्लियर है, और जो लिविंग होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, ये एक पॉइंट सही है। तो आ जाओ एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो हम डायरेक्टली एडवांस पे आ गए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक क्या है यहाँ पे, आपका जो लिविंग होगा ना उसमें सेल्स होंगे, और जो नॉन लिविंग होगा उसमें सेल नहीं होंगे। सबसे बेसिक डिफरेंस यही होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या देखने मिलेगा आपको? सेल। और नॉन लिविंग में क्या नहीं देखने मिलेगा? सेल। ये वाली बात समझ आई? तो जब आप अर्थ पर देखोगे तो आपको दो कंपोनेंट दिखेंगे, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक के पास सेल होगा और अबायोटिक के पास सेल नहीं होगा। यहां तक पहुंच गए सब? सी, ऑन अर्थ हमारे पास दो कंपोनेंट है, बायोटिक और अबायोटिक। जैसे कि ये मछली दिख रही है, ये बायोटिक है, ये बर्ड दिख रहा है, ये बायोटिक है, बटरफ्लाई बायोटिक है, ये केकड़ा बायोटिक है, ये प्लांट्स बायोटिक है। लेकिन ये पानी, ये पहाड़, ये मिट्टी, ये सब क्या है? अबायोटिक। तो हमारा अर्थ दोनों ही चीजों से मिलकर बना है, बायोटिक और अबायोटिक। क्या यहां तक पहुंच गए सब? ठीक है। बायोटिक की खासियत क्या है? बायोटिक में क्या मिलने वाला है आपको? सेल। क्लियर इतनी बात? चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? हमारे लाइफ के कुछ आधार होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ फीचर्स होते हैं। उसमें से पहला फीचर आपको दिया है मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है तो खाना पीना तो खाना पड़ेगा ना? अच्छा, खाना पीना खा रहे हो, लेट्स सपोज आपने कल मोमोज खा लिया, तो वो मोमोज के अगले दिन वैसे का वैसा बाहर आ जाएगा? कुछ अलग ही बनकर आएगा? ऐसा तो नहीं? ओहो, ओहो, ये तो मिलजुल रहा है। ऐसा तो होगा नहीं, बदल के बाहर आएगा ना। क्या हुआ उसके अंदर, उसके साथ अंदर हमारे मेटाबॉलिज्म हुआ। उसके साथ हमारे अंदर क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म हुआ। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होगा? मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। कैसे रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। पहले कैटाबॉलिज्म समझो। कैटाबॉलिज्म क्या होगा? अगर किसी चीज को तोड़ी जा रही है, ब्रेक कर रहे हो किसी चीज को, तो उससे बोलोगे कैटाबॉलिज्म। और अगर आप कुछ बना रहे हो उसे बोलोगे एनाबॉलिज्म। जैसे आपने ये जो मोमोज खाया, हाँ हाँ वो मोमोज ही मिल रहा है,
अगर आपने मोमोज खाया तो वो अंदर जाके ब्रेक होगा ना। अच्छा, मोमोज से क्या मिलेगा आपको? मेनली हमें किसी भी खाने से तीन चीजें मिल सकती है, या तो प्रोटीन मिलेगा, या तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, या तो फैट मिलेगा। और कुछ मिलेगा? यही मिलेगा। डायरेक्टली नहीं मिलता। लाइक आपके सामने मोमोज रखा है, आप उसमें से प्रोटीन निकाल लो, ओहो मजा आ गया, ऐसा नहीं मिलता। पहले वो आप खाओगे, अंदर जाएगा, अंदर वो ब्रेक होगा, ब्रेक होके उसको एकदम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे हम लोग बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। हमारे पेट में, हमारे स्टमक में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स उस पर काम करेंगे और वो पूरा टूट जाएगा, और टूटने के बाद उसमें से क्या क्या निकाल ले हम लोग? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। फिर वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कहां जाएगा? हमारे ब्लड में। क्योंकि देखो, हम जो खाना खा रहे हो क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, हमारे सेल्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। अगर आपको कहीं चोट लग गई तो उसको रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। आज समझ लो, आपके पैर के सेल्स को ना न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कहां से मिलेगा? खाने से मिलेगा। समझ लो आपने लेट्स सपोज अंडा खा लिया आपने प्रोटीन के लिए। अंडा खाया, अंडा पेट में गया, अब क्या अंडा वहां से पैर में चला जाएगा कि ये लो भैया न्यूट्रिशन ले लो, प्रोटीन चाहिए था ना, आया हूं ले लो? यहाँ पे गुलगुला लग रहा है, क्या लग रहा है? अंडा है यहाँ पे, ऐसा होगा? पर वहां पे प्रोटीन तो भेजना पड़ेगा ना, लेकिन प्रोटीन अभी कहाँ है? हमारे पेट में, तो वहां कैसे जाएगा? बहुत ही सिंपल तरीके से। बराबर, हमारे पूरी बॉडी में एक पोस्टमैन घूम रहा है, ब्लड। ब्लड क्या करेगा? यहां से प्रोटीन को लेगा अमाइनो एसिड की फॉर्म में, और लेके चला जाएगा पूरी बॉडी में। अब पूरी बॉडी में जिस सेल को जो भी चाहिए ब्लड में से ले लेगा। तो ये वाली बात समझ आई? वापस आओ। तो जब हम कोई भी फूड कंपाउंड अपने अंदर लेते हैं, खाते हैं, तो उसको तोड़ा जाता है, क्योंकि वैसे का वैसा नहीं निकालने वाले। मतलब क्या निकला फिर खा के? तो पहले उसको ब्रेक किया जाता है। ब्रेक करने के प्रोसेस को क्या बोलोगे? कैटाबॉलिज्म। कैटा, काटा, काटा, कैटाबॉलिज्म। ब्रेक करने के बाद आपको सिंपल फॉर्म मिलेगा। जैसे प्रोटीन को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड। बराबर है। फैट को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ये देखो, जैसे लेट्स सपोज आपने समोसा खाया, आपने समोसा खाया, ओके। चटनी भी ले लें? चलो ठीक है, हरी वाली। अच्छा, लाल वाली भी लेनी है? अरे बस करो, इतना चटनी तीखा खाओगे बवासीर हो जाएगा, इतना काफी है। तो लेट्स सपोज अपन एक समोसा लिया, ठीक है। इस समोसे को जब आप अच्छा, इस समोसे से क्या क्या मिल सकता है? अच्छा, पहले ये बताओ इस समोसे में क्या क्या है? ठीक है, आलू, आलू है। अच्छा, आलू के अलावा, आलू के अलावा चना या सिंगदाना, मटर, ये भी हो सकता है। ओके, तो यहां पे मैंने लिख दिया ग्राम। बराबर है। अच्छा, ऑयल भी होगा। अब पानी में तो छानेंगे नहीं, या भट्टी में तो डाल नहीं देंगे कि सेका के निकल जाएगा, खा लेंगे, ड्राई फ्राई हुआ है। तो ये तीन मेन चीजें होती हैं, और सब बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अच्छा, आलू में से आपको क्या मिल जाएगा? आलू में से मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक कार्बोहाइड्रेट मिलता रहेगा, ठीक है। चने में से क्या मिलेगा? प्रोटीन, वेरी गुड। और ऑयल में से क्या मिलेगा? फैट, बहुत अच्छे, ठीक है। जब आपका बॉडी आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, जब आपका बॉडी आपके कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा, तो फाइनली क्या मिलेगा? ब्रेक करने के बाद ग्लूकोज। जब आपकी बॉडी चावल को, आलू को, रोटी को, या किसी भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज को जब पूरी तरीके से ब्रेक कर देती है, तो फाइनली क्या मिलता है हमें? ग्लूकोज।
क्या इतनी बात समझ आई? ओके। जब आपकी बॉडी प्रोटीन को तोड़ेगी, प्रोटीन को, तो क्या मिलेगा? एमिनो एसिड। क्या यहां तक पहुंच गए सब? और जब आपकी बॉडी फैट को तोड़ देगी, चर्बी, फैट, ऑयल, जो भंडारे में जाके लाइन में खड़े हो जाते हो, बिरयानी खाने में खड़े हो जाते हो, उसमें ऑयल होता है, ठीक है, मुफ्त का वलीमा है, पहुंच गए हम, तो उसमें ऑयल होता है। ऑयल को जब पूरी तरीके से तोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? जीएफ मिलती है। कौन मिलती है? जीएफ। जीएफ का मतलब क्या? देखो खुशी, देखो, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। क्या ये वाली बात समझ आई? फैट को जब तोड़ोगे तो क्या मिलेगी? जीएफ। जीएफ फैट है। अरे चलो, इतनी बात समझ आई। अच्छा, ये जो आपने तोड़ फोड़ किया, ये जो आपने तोड़ फोड़ किया, इस तोड़ फोड़ करने के प्रोसेस को आपने क्या बोला? इस प्रोसेस को आपने बोला कैटाबॉलिज्म। क्या इतनी बात समझ आई सभी को? क्या इतनी बात समझ आई? कैटाबॉलिज्म क्या होगा? प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, इसे बोलोगे कैटाबॉलिज्म। पहुंच गए यहां तक सब? अच्छा ठीक है। अब इन चीजों का क्या होगा? इन चीजों को बॉडी यूज करेगी और कुछ नई चीजें बनाएंगी। बॉडी का ग्रोथ करवाएगा, सेल का डिवीजन करवाएगा, कहीं चोट लगा है तो उसको रिपेयर करवाएगा, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बना रहे हैं हम, उस बनाने के प्रोसेस को क्या बोलोगे? एनाबॉलिज्म। आई बात समझ में? तो इन सब से हम क्या करेंगे? इन सब से हम करवाएंगे एनाबॉलिज्म। तो देखो बहुत ही आसान है। अगर आप किसी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटा मॉलिक्यूल बनाओगे तो ये कैटाबॉलिज्म है। बट अगर आप किसी छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ के कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाओगे तो इसे क्या बोलोगे? एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्लियर हुआ। दोनों को मिलाकर क्या बोलोगे? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत होती है। अगर कोई जिंदा है तो वो मेटाबॉलिज्म शो करेगा। अगर वो किसी दिन मेटाबॉलिज्म करना बंद कर दिया, मतलब तोड़ फोड़ करना बंद कर दिया, वो मर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। मान लो हमारा ही डाइजेशन बंद हो गया, हमारे अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, जो भी खा रहे हो वैसे का वैसा ही हो, तो सड़ रहा है ना, मतलब बराबर है, मतलब आप मर चुके हो। क्लियर हुई ये वाली बात? क्या हो गया? हाथ हटा लो वहां से। हाँ चलो, पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे है नींद में। चलो, क्या इतनी बात समझ आई? एक बार वापस सुनो। हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है लिविंग के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होगा ब्रेक डाउन ऑफ द कंपोनेंट, एनाबॉलिज्म का मतलब होगा मेक डाउन ऑफ द कंपोनेंट। अगर आप किसी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के एकदम छोटा मॉलिक्यूल बनाओगे तो इसे बोलोगे कैटाबॉलिज्म, और उन छोटे मॉलिक्यूल से कुछ बड़ा मॉलिक्यूल बनाओगे तो इसे बोलोगे एनाबॉलिज्म। दोनों ही रिएक्शन को साथ में क्या बोलोगे? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म इज अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा मतलब डेड है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो मतलब वो डेड है। मान लो किसी दिन किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म बंद हो गया, मतलब वो डेड हो चुका है। क्लियर है ये वाली बात? ऐसा नहीं बोले सर पेट खराब है उसका इसलिए नहीं हो रहा, नहीं, मर चुका है। क्लियर है ये वाली बात? देख लो इसको, लिखना है तो लिख लो। और अपने अपने समोसे में चटनी हिसाब से डालना। तुम लोग का फर्स्ट चैप्टर है ना बायो का ये? अभी तक तुम लोग का बायो स्टार्ट नहीं हुआ था? स्टार्ट करें?
चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लियर है ना पूरा ये वाला? ये अब मैंने अभी जस्ट पढ़ा है आपको। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर सर्वाइवल। एनर्जी के लिए वो खाना खाएंगे, और खाने के साथ फिर क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होगा, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, और एनाबॉलिज्म मींस मेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है ये वाली बात? चलो, बट in case if a body loses the capacity of metabolism then the organism may die। चलो ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्रोथ। आ जाओ समझो ध्यान से। देखो ग्रोथ क्या होगा, ठीक है? तो ग्रोथ क्या होगा? ग्रोथ एक प्रॉपर्टी होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अच्छा, ग्रोथ ना एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस होता है। व्हाट इज वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस? मतलब तालमेल के साथ होता है। ऐसा नहीं कि आप ग्रो करो तो हाथ खाली ग्रो हो गया, बाकी आप इतने ही रह गए। हाथ बड़ा हो गया आपका, पैर बड़ा हो गया, मुंडी इतनी बड़ी हो गई, बाकी बॉडी छोटा रह गया। ऐसे नहीं होता है। पूरी बॉडी एक बराबर ग्रो करती है। ऐसे नहीं कि कोई पार्ट ज्यादा बड़ा हो, कोई पार्ट छोटा हो गया। समझ रहे हो? रात भर पानी में भिगा के रखे हो, सोयाबीन की तरह बड़ा हो गया। पूरी बॉडी एक साथ ग्रो करेगी। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, अगर आप पैदा हुए हो तो आप ग्रो करोगे और आप डेवलप करोगे। डेवलप का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है छोटे से लेके बड़ा हो जाना, फिर बुढ़ा हो जाना। इसको डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसा नहीं ग्रो करते करते एकदम खली बन जाओगे, एकदम ऊपर चले जाओगे। ग्रो करोगे करोगे फिर वापस नीचे जाओगे आप, उसको बुढ़ापा कहते हैं। बराबर है? तो कुछ ऐसा देखो, पता नहीं क्या कर रहा है वो, फिर ऊपर देख रहे हैं लोग, ऊपर ही देख रहे हैं पता नहीं कहां पे, फिर यहां बुढ़ा हो गया है, कपड़े आज तक चेंज नहीं किए इसने। सो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट है। ग्रो भी कर रहा है और डेवलप भी कर रहा है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? आपके बोन्स लॉन्ग हो गए, आपके मसल ग्रो हुए, आपके स्किन हेयर नेल्स ग्रो हो रहे हैं, ये सब होता है डेवलपमेंट। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, ग्रोथ ना दो टाइप का होता है। एक होता है इंटरनल ग्रोथ, एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। अंदर से भी ग्रो करते हैं हम, बाहर से भी ग्रोथ करते हैं। अच्छा, ग्रोथ नॉन लिविंग भी करते हैं। नॉन लिविंग कहां ग्रो करते हैं? पत्थर बड़ा हो गया क्या? अगर आप देखो नॉन लिविंग ग्रोथ कैसे होगा, समझ लो यहां पर कोई मैंने एक पत्थर रख दिया, 2-3 दिन बाद देखे यार उस पर पूरी मिट्टी आ चुकी, कवर हो गया। फिर और दिन बाद मिट्टी बड़ी हो गई, वो टीला बड़े होते जा रहा है, क्योंकि वहां पे मिट्टी जमा होते जा रही है। ये भी तो ग्रो ही हुआ ना। ग्रोथ कैसे नापते हैं हम? अगर किसी का साइज और वजन बढ़ जाए, इसको ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ क्या होगा? अगर साइज और वजन बढ़ जाए, इसे क्या बोलोगे? ग्रोथ। तो साइज और वजन तो बढ़ ही रहा है ना। ये दीवार भी तो ग्रो कर सकता है। अगर कल को सर इस पे एक रेती सीमेंट का लेयर और मार दिया, प्लास्टर कर दे, तो इस दीवार का साइज बढ़ा, वजन भी बढ़ा, तो ग्रो तो ये भी किया। तो हमारे और उनमें ग्रोथ में फर्क क्या है? समझ आया? वो भी नेचुरली ग्रो कर रहा है, हवा आते रहेगी, मिट्टी जमा होते रहेगा, ग्रो हो जाएगा। वो तो अपने आप ऐसे भी मिट्टी मिट्टी उड़ते उड़ते जमा होते होते नीचे से पहाड़ अपने आप ऊपर आ जाता है। पहाड़ कैसे बना? ऊपर वाला आके थोड़ी ना पहाड़ बना के गया। वो तो आपका अर्थक्वेक आया, वो सब बनते गया। हमें भी तो बाहर वाली चीजें मिली रही है, हम भी तो हवा से ही जिंदा है ना। हवा तो हम भी जिंदा है हवा से। तो सुनो, नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है ना, वो एक्सटर्नल होती है, बाहर से होती है। ये दीवार से अंदर से बना सकते हैं कि आज छेद करके अंदर से सीमेंट डाल रहे हैं? अरे कहाँ डालेंगे सीमेंट? आई बात समझ में? तो नॉन लिविंग ग्रोथ कहां से होती है? एक्सटर्नल, बाहर से। और हमारे में कहां ग्रोथ होती है? इंटरनल, हम अंदर से ग्रो करते हैं। ये वाली बात समझ आई? तो अब अगर कोई आपसे पूछा कि ये डिफरेंस क्या होता है ग्रोथ में, इन लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों ग्रो करते हैं, दोनों ग्रो कर रहे हैं, पर फर्क समझ आया? लिविंग कैसे ग्रो करते हैं? अंदर से। और नॉन लिविंग कहां से करेंगे? बाहर से। ग्रोथ को कैसे मेजर करोगे? वेट और सेल का नंबर बढ़ जाएगा तो ग्रोथ है ये वाली बात समझ आई? अच्छा, ग्रो करते करते एक, अच्छा हमारा ग्रोथ लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है? लिमिटेड होता है। एक समय तक हम ग्रो करते हैं, उसके बाद वापस हम डिग्रेड होने लगते हैं। डिग्रेड होते होते हम बुढ़े हो जाते हैं, और बुढ़े होने प्रोसेस को क्या बोलते हो? एजिंग। एज ही नहीं, एजिंग। एजिंग मतलब होता है बुढ़ापा आना। ये वाली बात समझ आई? दैट्स इट। देखो, इट इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो टेंडेंसी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ और नॉन लिविंग शो एक्सटर्नल ग्रोथ। एग्जाम्पल सैंड माउंट, सैंड माउंट मतलब मिट्टी का टीला, और बाउल्डर एकदम सेम वही है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट एन अनलिमिटेड प्रोसेस। एक टाइम के बाद आपकी ऑर्गन्स मॉलिक्यूल्स बुढ़े होने लगेंगे, और बुढ़े होने के प्रोसेस को क्या बोलोगे? एजिंग। आई बात समझ में सबको? छाप लो, छापना है तो। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिप्रोडक्शन। देखो बहुत ही आसान है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा यहाँ पे? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू एक नया यंग वन आएगा, मतलब एक नया बच्चा आएगा जो कि उसी की तरह होगा। ये नहीं कि उसका बच्चा किसी और की तरह है। हाथी का बच्चा घोड़े की तरह है, हाथी की तरह होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो हेल्प इन कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज मतलब क्या है? लाइफ, मतलब लाइफ को कंटिन्यू रख रहा है। अगर रिप्रोडक्शन ना करे तो लाइफ तो खत्म हो जाएगी ना। ऐसे नहीं बोला कि अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अरे आपकी नहीं खत्म होगी, पूरी अर्थ की जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर आगे बच्चे ही नहीं होंगे। रहेगा कौन? आई बात समझ में? तो रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है? लाइफ को कंटिन्यू कर रहा है, आपकी स्पीसीज को भी कंटिन्यू कर रहा है, लाइक आपके खानदान को आगे कंटिन्यू कर रहा है। ये वाली बात समझ आई? ओके। वो यंग वन बनाएगा उसकी की तरह और कंटिन्यू करेगा रेस को। बट हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। कौन से वो ऑर्गेनिज्म है? देखो दो है, एक तो म्यूल है, दूसरा वर्कर भी है। ये स्टेराइल होते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, मतलब ये बच्चे करते ही नहीं है। ये स्टेराइल होते हैं, म्यूल और बी, वर्कर बी। म्यूल मतलब खच्चर। खच्चर पता है? सुनो, ये आर्मी में यूज होता है, इंडियन आर्मी में यूज होता है, सियाचिन में, बर्फीले पहाड़ पे। क्या हुआ ना, एक दिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक घोड़े को देखा, मस्त जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने गधे को देखा, वो भी जा रहा है। फिर उन्होंने एक माउंटेन ड्यू पिया और उनके दिमाग में आया आज कुछ तूफानी करते हैं, भिड़ा दिया दोनों को। और फिर उनका एक बच्चा आया, गधे का और घोड़े का, उसको खच्चर बोलते हैं। आई बात समझ में? जब गधे और घोड़े का बच्चा करते हो आप दोनों का, तो जो बच्चा आता है ना उसको बोलते हैं खच्चर। अपने किसी दोस्त को वो नाम मत दो। क्या ये वाली बात समझ आई? और खच्चर जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, लाइक वो खुद से बच्चे नहीं कर सकते हैं। ये वाली बात क्लियर है? स्टेराइल मतलब क्या होता है? जो बच्चे ना कर पाए उसको स्टेराइल बोलते हैं। जो माँ या बाप ना बन पाए उन्हें क्या बोलते हैं? स्टेराइल। जिसे आपने एक वर्ड सुना होगा, बांझ, सीरियल्स में सुना होगा, बराबर है? तो वही होता है आपका खच्चर, उसको बोलते हो म्यूल। तो म्यूल क्लियर हुआ क्या होता है म्यूल। और एक होता है वर्कर बी। वर्कर बी क्या होता है? देखो इसकी ना कहानी बहुत ही दुखद भरी है। ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, खाली सुन लो, आपको इन डेप्थ नहीं जाना है। ये इन डेप्थ आपको 12th में आएगा। देखो होता क्या है, इमोशनल मत हो जाना लड़के लोग। तो जैसे हमारे पास एक मधुमक्खी है, चलो मान लो हमारे यहाँ ऐसे ही होती है। तो आपके पास दो मक्खी है, एक मेल और एक फीमेल। फीमेल मक्खी क्या बनाएगी? ओवम, अंडा। और मेल वाला क्या बनाएगा? स्पर्म। ये वाली बात समझ आई? तो फीमेल ने दो अंडे बनाए, क्योंकि इसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 32। और मेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 16। मेल बेचारा गरीब है, भेदभाव है यहाँ पे। मेल के पास सिर्फ 16 ही क्रोमोसोम है, और ये
32 क्रोमोसोम लेके बैठी है, उसका गरीबी में आटा गीला चल रहा है और ये 32 क्रोमोसोम लेके बैठी है। तो यहां पर हुआ मियोसिस, यहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ? मियोसिस। आपको अगर ना भी पता हो तो खाली सुन लो, मियोसिस एक तरीके का सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन जब चैप्टर यहां पे करवाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? तो मियोसिस आपने 10th में भी माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा, बराबर है? रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं उसको, क्रोमोसोम का नंबर आधा कर देता है। तो अगर यहाँ पे 32 है तो इसमें कितना आएगा? 16, और इसमें कितना आएगा? 16। और ये बेचारे गरीब के पास पहले से ही 16 क्रोमोसोम है, क्या यहाँ मियोसिस करवाओगे? रोड पे ला दोगे क्या उसको? तो हम लोग कौन सा डिवीजन करवाएंगे? माइटोसिस। और माइटोसिस करवाया तो यहां पर क्या आया आपके पास? स्पर्म, और उसमें भी कितना क्रोमोसोम है? 16। माइटोसिस में क्रोमोसोम सेम होता है, ठीक है? तो अगर अभी ये मेरी बात नहीं समझ आई है तो भूल जाओ, कुछ नहीं बोला मैंने। इतना बस याद रखो कि मेल ने क्या बनाया? स्पर्म, और फीमेल ने क्या बनाया? ओवम। ये वाली बात समझ आई? अब ध्यान से सुनना, स्पर्म और ओवम आपस में क्या हो गए? फ्यूज हुए, और क्या बनेगा? जाइगोट, बराबर है? ठीक है, इधर जाइगोट ना बोल के मैं सीधा बोलूंगा। अच्छा, दोनों जब फ्यूज हुआ तो कितना कितना क्रोमोसोम फ्यूज हुआ आपस में? 16 और 16, तो कितना क्रोमोसोम हुआ टोटल? 32। और 32 कौन होता है? मेल की फीमेल? फीमेल। तो ये कौन सी बी बनी? फीमेल बी। ये लो, फीमेल बी। कितना क्रोमोसोम है इसके पास? 32 है, तभी तो मैं पता लगा पाया कि ये फीमेल है। आई बात समझ में? अब ये वाला देखो, यहां पे स्कैम हो गया। ये वाला अंडा बोल रहा है पापा स्पर्म तो दो, हमें भी पैदा होना है। पापा बोल रहे हैं 21 स्पर्म था, वो भी खत्म हो गया, बेटी ले गई। इसको बोला जा रहा है कि तुमको पैदा होना है तो खुद से हो जाओ, स्पर्म नहीं है। तो इस बेचारे अंडे को बाप का प्यार ही नहीं मिला, नहीं मिल रहा है ना? स्पर्म कहां मिल रहा है? तो बाप का प्यार ही नहीं, बिना बाप के पैदा हुआ। ये देखो, ये डायरेक्टली मां से पैदा हुआ अपने। तो यहां पे कितना क्रोमोसोम आएगा नीचे? और 16 वाला कौन होता है? मेल। ये मेल भी है, ये मेल भी है, इसी को क्या बोलोगे? ये मेल भी है। ये वाली बात समझ आई? क्या इसको स्पर्म मिला? क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जहां पे दो गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, स्पर्म और ओवम। क्या यहां पर फ्यूज हुआ? आई बात समझ में? ये ऐसा भी है जिसका कभी जिंदगी में कोई बाप ही नहीं था। क्लियर भी? जितने भी मेल भी होते हैं उनके बाप नहीं होते, वो डायरेक्टली अपनी मां से पैदा हुए। तो ये लोग भी क्या होंगे? स्टेराइल होते हैं। आई बात समझ में? ऐसे ये कहानी है इनकी। क्लियर हुई ये वाली बात? ठीक है, एक बार वापस बता देता हूं, सुन लो अगर किसी को डाउट हो। तो हमारे पास दो भी है, ये सिंबल होता है मेल का, याद रखना, ये मेल का साइन होता है। और ये साइन कौन सा होता है? फीमेल का। फीमेल के पास कितना क्रोमोसोम है? 32। और मेल के पास कितना क्रोमोसोम है? 16। मेल क्या बनाएगा? स्पर्म। और फीमेल क्या बनाएगी? ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवम तो आपस में फ्यूज हो जाएगा और क्या बनेगा? 32 क्रोमोसोम। 32 कौन होता है? फीमेल। ये जो 16 क्रोमोसोम वाला आपका ओवम बचा, अब उसको बिना स्पर्म के ही बनना पड़ेगा। तो बिना स्पर्म के वो बन गया, बी बन गया 16 क्रोमोसोम वाला। 16 क्रोमोसोम वाला बी कौन होता है? मेल होता है। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई ना सबको? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो मेल बी है ना, ये जिस प्रोसेस से बना उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? ये अभी आपको नहीं, ये 12th में आएगा आपको, खाली नाम याद रखो। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलोगे इसको? पार्थेनोजेनेसिस। अगर बिना रिप्रोडक्शन के बच्चा हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा अब सुनो, ये जो फीमेल भी बनी ना, बहुत सारी फीमेल भी बनती है, बहुत सारी फीमेल भी बनती है, पर उसमें से एक फीमेल भी ऐसी होती है ना जिसको उस छत्ते के अंदर, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर रॉयल जेली मिल जाता है। रॉयल जेली होता है एक केमिकल कंपाउंड होता है, एक खाना पीना होता है, समझ लो, रॉयल जेली। जो उस रॉयल जेली को खा लेगा वो हो जाएगा क्वीन। और क्वीन का काम क्या होता है? सिर्फ बच्चे देना। 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख बच्चे देगी खाली।
और जो बाकी की भी है जिसको रॉयल जेली नहीं मिला, वो सब कौन हो जाएंगे? वर्कर। उनका काम रहेगा सिर्फ काम करना, और वो लोग क्या होंगे? स्टेराइल, मतलब वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन सिर्फ कौन करेगा? क्वीन बी। देखो ये वाला, जैसे आपके पास फीमेल बी है, अगर फीमेल बी को रॉयल जेली मिला तो वो क्या बन जाएगी? क्वीन। और क्वीन क्या होती है? फर्टाइल। फर्टाइल मतलब ये बच्चे करेगी। अगर रॉयल जेली नहीं मिला तो क्या बन जाएंगे ये लोग? वर्कर। हमने बात की ना वर्कर बी की, तो ये लोग क्या रहेंगे? हमेशा स्टेराइल। क्या इनके बच्चे होंगे? कभी नहीं होंगे। बच्चे सिर्फ कौन देगा? क्वीन। अब बात समझ आई सबको? ये बी वाली पूरी कहानी समझ आई? तो ये था, वैसे बताने नहीं था यहाँ पे, ये 12th में आता है पूरा। क्या हल्का फुल्का यहाँ पे घुसा दिमाग में? पक्का? ठीक है, भूल जाओ। ये सब आपको 11th में एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको? कॉपी कर लो। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इरिटेबिलिटी, या इसकी को बोलते हो रिस्पॉन्स। मतलब क्या है? ये लिविंग का एक फीचर है। जैसे अगर आपको कोई प्लांट दिख जाए या कोई एनिमल दिख जाए जो कि ऐसे पड़ा है, और आपको चेक करना है कि वो जिंदा है कि मर गया, तो ऐसे तो नहीं करोगे ना पैर से, ऐसे तो नहीं करने वाले हो, ये लकड़ी उकड़ी लेके ऐसे ऐसे कोच रहे हो उसको। बराबर है? पेट फाड़ के ये भी देखो कि मेटाबॉलिज्म चल रहा है कि नहीं। सर ने बताया था मेटाबॉलिज्म अगर है तो लिविंग है। तो आप देख रहे हो उसको, वॉशरूम बेच के की जाओ दिखाओ जिंदा हो कि नहीं। ये सब भी नहीं करोगे। या आप उसको ये नहीं बोलोगे कि चल यहाँ पे रिप्रोडक्शन करके दिखा, रिप्रोडक्शन कर पाएगा तो लिविंग है। ये सब फालतू काम करने का, पब्लिक भी मारेगी। तो सबसे बेस्ट क्या करना है आपको? आपको चेक करना है कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो रिस्पॉन्स किया तो मतलब वो लिविंग है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो वो नॉन लिविंग है। रिस्पॉन्स के लिए दूसरा वर्ड हम लोग कौन सा यूज करते हैं? इरिटेबिलिटी। ये वाली बात समझ आई सबको? सो रिस्पॉन्स टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सिग्नल। फिजिकल सिग्नल क्या होगा? आप उसको बोलो उठे चल इधर बेवड़े उधर जाओ। केमिकल क्या है? केमिकल अंदर बॉडी में उसके कुछ हो, प्रोसेस हो रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। लाइक अगर कोई केमिकल अप डाउन हुआ, कोई नमक पानी ज्यादा ऊपर हुआ तो पेट दर्द हो गया, बॉडी आपकी सूज गई, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, हार्ट रेट आपका बढ़ गया। अलग अलग केमिकल से देखो अलग अलग इफेक्ट होता है। लाइक अगर आप कोई दवा बहुत ज्यादा ले लो तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है, आपका रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। तो ये सब केमिकल रिस्पॉन्स हुआ ना, रिस्पॉन्स कर रहे हो ना आप। और लास्ट आपका बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब क्या है? अलग अलग ग्रोथ का प्रोसेस हो गया, अलग अलग डेवलपमेंट का प्रोसेस हो गया, आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, हटाओ सब कुछ, सिंपल सी बस इतनी सी बात है, अगर कोई रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो लिविंग है, अगर नहीं कर रहा तो वो नॉन लिविंग है। क्या ये वाली बात समझ आई? अब आपका सवाल होगा प्लांट कहाँ रिस्पॉन्स करते हैं, कितना एटीट्यूड मारते हैं, हम जाके बुलाते हैं, हे प्लांट सुधर आओ, एप्पल लेकर आओ, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है तो वो तो नॉन लिविंग हुआ। नहीं, प्लांट का रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि आप किसी प्लांट को 2 दिन से पानी नहीं दो, एकदम ऐसा लटका हुआ रहेगा, मालिक पानी, मालिक, मालिक कहाँ है? बराबर है? आप उसमें डाल दो पानी, एक मग एक बॉटल पानी डाल दो, एकदम हरे भरे हो जाते हैं, या मालिक मजा आ गया। तो किया ना रिस्पॉन्स। रात में देखो प्लांट कैसे पत्ती उसका एकदम लटक जाता है, और सुबह होते ही या गुड मॉर्निंग, मजा आ गया, तरोताज की चाय लेके आओ। होता है कि नहीं? तो ये रिस्पॉन्स का तरीका है। आपने एक प्लांट देखा होगा माइमोसा, अरे डोंट टच मी प्लांट, छुई मुई, उसको टच करो तो घर पे मावे नहीं है क्या? बंद हो जाता है वो, फिर जब आप चले जाते हो फिर वापस खुल जाते हैं। तो ये क्या है? आपका रिस्पॉन्स है ना। आपने बहुत सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट देखा होगा, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, ऐसे रहता है, उसमें जैसे आके मक्खी बैठता है ताली बजा देते हैं, फिर आपको लगता है कि 5 रुपए देने पड़ेंगे अब। तो ये सब क्या है? आपका रिस्पॉन्स है। और प्लांट का रिस्पॉन्स लो,
अगर आप मान लो कोई प्लांट अपने खिड़की पे रखे हो, तो देखना प्लांट हमेशा उस तरफ घूम जाएगा जिस तरफ धूप आ रही है, टहनी उसी तरफ जाती है। आई बात समझ में? तो ये सब क्या है? ये सब रिस्पॉन्स है। क्लियर हुई ये बात? एनिमल्स का रिस्पॉन्स आपको पता है, हम लोग तो रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो या मुंडी हिला रहे हो, ये कर रहे हो, दिमाग में कुछ चल रहा है कि आज क्या बन रहा है, संडे घर पे। पर प्लांट पे रिस्पॉन्स करते हैं। आई बात समझ में सबको? सो इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है सभी को ये वाला? छाप लो। छाप लो, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, पहले पढ़ेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। चलो ध्यान से सुनना अब। तो अगला टॉपिक है हमारे पास टेक्सोनॉमिकल एड। देखो टैक्सोनॉमिकल एड क्या होता है? टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा मेथड जिससे हम अलग अलग स्पीसीज को, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचान सके कि अच्छा ये तो कुकुर है, पहचान पा रहे हो, उसको नाम दे पा रहे हो। अच्छा अगर आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म दिखा तो ऐसे कुछ भी नाम दे दोगे उसको? कुछ भी नाम नहीं देते हैं कि आज तू नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ, आज से तेरा नाम, आज से तेरा नाम पप्पू, पप्पू है। ऐसे कुछ भी नहीं देते हैं। देखो एक क्राइटेरिया होता है नाम देने का, उस नाम देने के क्राइटेरिया को या उसकी पहचान करने के क्राइटेरिया को कैसे करते हो उसको, इन सब को एक साथ क्या बोलते हो? टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड मतलब ऐसी चीजें जिससे आपको किसी ऑर्गेनिज्म का इंफॉर्मेशन पता चलता है, उसके बारे में पता चलता है, उसके पूरे लाइक वो कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसकी खासियत क्या होती है, ये मिलता कहां पर है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसके पूर्वज कैसे थे, ये कहां से आया, ये सब पता चलेगा आपको। तो ऐसी चीजों को क्या बोलोगे? टैक्सोनॉमिकल एड। ये वाली बात समझ आई? वापस सुनो। टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब क्या होता है? एकदम आसान भाषा में सुनो। टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आपको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताए, उसका नाम बताए, उसका कॉमन नाम बताए, उसका साइंटिफिक नाम बताए, ये मिलता कहां पर है, ये बना किससे, इसके फायदे क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीजें जो बताता है उसी को क्या बोलते हो? टैक्सोनॉमिकल एड। धीरे धीरे और बेहतर समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला टैक्सोनॉमिकल एड है हमारे पास हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? बस 2 मिनट रुको, समझेगा। सबसे पहले ये सुनो, हर्बेरियम नाम दिया किसने? हर्बेरियम नाम दिया पिटन डे टोनेफोर्ट ने अपने एक बुक में जिसका नाम था एलिमेंट्स। क्लियर है? 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अब ठीक है। और हर्बेरियम के प्रोसेस को स्टार्ट किसने किया? तो वो स्टार्ट किया लुका गिनी। लुका नहीं लुका, लुका गिनी। ठीक है, तो ये नाम है याद करने वाला। अब हर्बेरियम होता क्या, आ जाओ समझते हैं। पहले यहां पे समझो, फिर बाद में देखेंगे इस पे। तो सुनो सुनो, हर्बेरियम क्या होता है? जैसे अ, गुलाब दिवस आता है फरवरी के महीने में, तुम लोग का हफ्ता खुशी और उत्साह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो हाँ देखो, तो गुलाब दिवस पे जैसे गुलाब मिल गया, तो लड़कियों की आदत होती है ना, जब कोई चीज मिलता है ना तो उसको बुक में दबा के रख देते हैं। इनको चॉकलेट भी मिल जाए तो उसका रैपर संभाल के रख लेते हैं, पता नहीं क्या, लड़के सब फेंक देते हैं, मुंह पे फेंक देते हैं, बस में से फेंक देते हैं। लड़कियां रख लेती हैं उसको बुक में कि 100-200 साल बाद मिलेगा तो याद रहेगा कि इसने दिया था। उसी तरह गुलाब को भी रख लेते हैं बुक में। गुलाब को जब रखने जाते हो तो एकदम हट्टा कट्टा होता है, गोलू मोलू होता है, एकदम मस्त लाल। पर रखने के 2 महीने बाद अगर उसी बुक को खोलोगे तो बेचारा मुरझाया सा पतला सा एकदम पेपर की तरह निकलता है। मोटा थोड़ा ना, पतला सा होता है, एक सा लेयर की तरह। तो क्या किया इन्होंने? उसको ड्राई किया, सूख गया ना, अब उसको प्रेस किया और एक पेपर पे रखा हुआ है प्रिजर्व करके। अगर आप इसी को किसी पेपर के ऊपर स्टेपल कर दो, चिपका दो, इसी को हर्बेरियम बोलोगे। हर्बेरियम का मतलब क्या होता है? किसी प्लांट का सैंपल
जो कि एक पेपर पे सुखा के चपटा करके उसके ऊपर कुछ केमिकल डाले जिससे सड़ ना जाए और चिपका दिया, इसको हर्बेरियम बोलते हैं। जैसे कि ये देखो, दिखा, किसी चपटा करके रखा है, देखो फूल कितना चपटा हो गया पूरा पत्ता वत्ता, और देखो पेपर पे चिपकाया, ये पेपर पे चिपकाया है। और ये क्या था बे वो, अब क्या है, यहां पे देखो आपने कुछ इंफॉर्मेशन लिखा है उसके बारे में। इंफॉर्मेशन कहां पे लिखा है आपने, तो देखो इंफॉर्मेशन आप लिखोगे इन द लोअर राइट कॉर्नर, राइट साइड में, ये देखो ये राइट है ना, ये राइट के एकदम नीचे वाले पार्ट में लोअर राइट कॉर्नर। आई बात समझ में, पक्का। अच्छा क्या चीज का इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन किस चीज का होगा, तो देखो ये कुछ इंफॉर्मेशन होंगे, जैसे कि नेम ऑफ द कलेक्टर, किसने जमा किया, किसने कलेक्ट किया, ये जंगल में किसको मिला, कहां मिला, कैसे मिला, किसको मिला, नेम ऑफ द कलेक्टर, डेट ऑफ द कलेक्शन, कब मिला ये, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहां से मिला ये, लोकल नेम ऑफ द प्लांट, मतलब इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, जैसे आप पटेटो बोले लेकिन आम भाषा में तो आलू बोलते हैं ना, आई बात समझ में, बटाटा बोलते हो वैसे। डिटेल क्लासिफिकेशन करना है उसका, और उसका इंपॉर्टेंस, कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, भजिया बनाएंगे बारिश में और क्या आलू का, क्लियर है ये बात। तो ये सब इंफॉर्मेशन को कहां लिखोगे, ऊपर की नीचे, राइट की लेफ्ट, ठीक है। इस पूरे इंफॉर्मेशन को एक साथ में बोलोगे लेबल, रेड लेबल नहीं, लेबल, क्लियर है, चाय नहीं बनाना है, क्या ये वाली बात क्लियर है। दैट्स इट फॉर हर्बेरियम, हर्बेरियम यही था, वापस सुनो एक बार। हर्बेरियम क्या होगा, हर्बेरियम क्या होगा, एक शीट जिसके ऊपर प्लांट का सैंपल को चपटा करके सुखा के हल्का सा केमिकल मार के लगाया गया है। अब उसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन होगा, कहां पे, लोअर राइट कॉर्नर। इस इंफॉर्मेशन को एक साथ क्या बोलोगे, लेबल। कौन कौन सी बातें होंगी इसमें, तो नेम ऑफ द कलेक्टर, प्लेस ऑफ द कलेक्शन, डेट ऑफ द कलेक्शन, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, उसका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, और उसका क्लासिफिकेशन। क्या ये वाली बात समझ आई, देखो, इफेक्टिव टूल इन टेक्सोनॉमिक स्टडी, प्लांट स्पेसिमेन ड्राइड, प्रेस, ट्रीटेड एंड माउंटेड ऑन स्टैंडर्ड साइज सीड। अच्छा इसका यूज क्या होगा फिर, तो ना ये हर्बेरियम की पूरी फाइल होती है बड़ी सी, उसमें अलग अलग सैंपल होता है। लाइक अगर आप किसी जंगल में घूमने जा रहे हो, जैसे कि मानसून आ गया है, मानसून आते ही मुंबई वालों के अंदर ये खुजली होती है कि हम नेशनल पार्क जाएंगे घूमने, कनेरी से पानी गिर रहा है वहीं से हम भी गिरेंगे, ठीक है। तो जैसे आप चले गए अंदर जंगल में एकदम नेशनल पार्क में बोरीवली, वहां पर आपको कोई पेड़ दिख गया या प्लांट दिख गया, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा प्लांट है, ठीक है। तो अब वहां पे हर्बेरियम पड़ा होता है उनके ऑफिस में, हर्बेरियम में जाओ और मिला पन्ना पलटते रहो, ओह मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, फिर वहां पे नीचे आपको सब मिल जाएगा, अच्छा इसका नाम ये है, इसका कॉमन नेम ये है, साइंटिफिक नेम ये है, अच्छा ये इसने लगाया था, ओके इसका इंपॉर्टेंस ये है, सब पता चल जाएगा। तो पहचान करने में मदद हुई ना, तो पहचान करने में हेल्प करता है किसी भी प्लांट का, आई बात समझ में। अगर आपको कोई प्लांट का टुकड़ा मिल जाए और आपको उसकी पहचान करनी हो तो क्या यूज करोगे, हर्बेरियम। गूगल वूगल नहीं लिखना है वहां पे, एग्जाम में नहीं चले गूगल कर लेंगे हर्बेरियम ही लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, कॉपी कर लो। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बॉटेनिकल गार्डन, स्टार्ट है। द नेक्स्ट टॉपिक इज बॉटेनिकल गार्डन। सुनो, देखो बॉटेनिकल गार्डन क्या होगा, देखो बहुत ही आसान है। क्या मुंबई में पूरी दुनिया के हर प्लांट है, नहीं है, मुंबई में सिर्फ वही प्लांट है जो मुंबई के एनवायरनमेंट को सूट करता है, बराबर है। क्या मुंबई में एप्पल उगते हैं,
नहीं उगते हैं। एप्पल कहाँ उगता है? हिमाचल हो गया, कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, यहां पर उगता है, ठंडी जगह पे उगता है। लगाई हो क्या गमले में? मुझे लगा स्माइल दे रही हो, लगाए मैं, सर हमारे यहाँ तो उग रहा है कड़ी पत्ते के साथ। अब सुनो, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो हर जगह नहीं उगते। हर प्लांट कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे उगते हैं, और कुछ ऐसे भी तो हर जगह उगते हैं। घास हो गया, हर जगह उग जाते हैं, उनको लात भी मार दो, उनके ऊपर गाय भैंस मूत के भी चले जाए, वो तब भी उग रहे हैं। और कुछ प्लांट ऐसे जिनकी इतनी देखभाल कर लो, इतनी देखभाल कर लो, फिर भी पता नहीं कैसे मुरझा जाते, मर जाते। बराबर है? तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो कहीं पे भी उग जाते हैं, उनको क्या करना हो, तो हर जगह आप देख ही रहे हो ना। हम उन प्लांट की बात कर रहे हैं, क्या ये चालू हो ना। रुको तो देखो, बोटेनिकल गार्डन क्या होगा? एक ऐसा गार्डन जहां पे अलग अलग प्लांट, अलग अलग पेड़, अलग अलग श्रब, हर्ब, ट्री लगाए गए हो, और वो प्लांट पौधे होंगे जो नॉर्मली बाहर देखने नहीं मिलता। वही जाओगे ना देखने आप, बाहर आपको आम दिख रहा है, फिर अंदर भी जाके आम ही देखोगे, हैं? आप वो चीजें देखोगे बोटेनिकल गार्डन में जो नॉर्मली आपको बाहर देखने नहीं मिलता, वही देखने जाओगे ना। क्या आप चिड़ियाघर में जाके कुकुर देखोगे, बिल्ली देखोगे? कौन देख रहा है वहां पे कुत्ता बिल्ली जाके? वो तो आपको बाहर भी देखने मिल रहा है, कभी वो आपको दौड़ा रहा है, कभी आप उसको दौड़ा रहे हो। आप चिड़ियाघर देखने क्या जाते हो मेनली? ऐसे जानवर जो नॉर्मली आपको बाहर देखने नहीं मिलते। आई बात समझ में? तो उसी तरह बोटेनिकल गार्डन भी होता है, ऐसा गार्डन जहां पे ऐसे प्लांट है जो आपको नॉर्मली देखने नहीं मिलते, और उनको कैसे उगाया जाता है? इन वीवो मैनर में। ये देखो यहाँ पे, उनको कैसे उगाया जाता है? इन वीवो मैनर। इन वीवो मैनर का मतलब क्या होता है? इन वीवो का मतलब होता है, पहली बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इसका एक्चुअल मतलब आप ऐसे समझो, है तो इसका बहुत ब्रॉड मतलब, आप ऐसे समझो कि इनको वो माहौल दिया जाएगा जिस माहौल में ये उगते हैं। देखो, ऐसा प्लांट जो आप बाहर से लाके यहाँ पे उगा रहे हो सके ना उगे, क्योंकि अगर उग जाता तो नॉर्मली तो ऐसे भी उगता ना, नहीं उगता है तभी ना आप लेके आए हो यहाँ पे बाहर से, तो क्या अपने आप उग जाएगा? नहीं उगेगा। तो आपको क्या देना पड़ेगा? वो माहौल देना पड़ेगा, वो मिट्टी देनी होगी, वो पानी देना होगा, वो एनवायरमेंट देना होगा जिसमें वो उगता है। आई बात समझ में? तभी वो उगेगा, वरना वो नहीं उगेगा। अगर वो अपने आप ही उग लेता तो आपको उगाने की जरूरत क्या पड़ती? मतलब अपने आप तो नहीं उग रहा है ना, इसलिए आपको वो माहौल देना पड़ेगा। उस माहौल देने के प्रोसेस का बोलोगे इन विवो मैनर। ये वाली बात क्लियर है? हो गया। सुनो, योर बोटेनिकल गार्डन कंटेन प्लांट ऑफ डिफरेंट वैरायटी कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग हिस्से से आपने प्लांट लिया और उनको आके अपनी गार्डन में उगा रहे हो साइंटिफिक तरीके से और इन विवो मैनर। इन विवो मैनर मतलब वो माहौल दोगे जो माहौल में वो उगेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, जहां पे भी प्लांट उगेगा उनके बाहर ना एक लेबल होता है, लाइक कोई बड़ा सा प्लांट है, उसके अराउंड बाउंड्री मारा जाता है, और फिर बाहर एक लेबल होता है कि ये प्लांट का नाम ये है, ये प्लांट यहां से आया गया, इस प्लांट का ये इंपॉर्टेंस है, इसका ये कॉमन नेम है। आई बात समझ में? ऐसे होता है। जैसे आप कभी देखे भी होगे चिड़ियाघर में, तो बाहर देखो लेबल होता है पत्थर पे, या कभी गुफा उफा में गए होगे तो वहां पे देखो बाहर लेबल होता है पत्थर पे, लिखा रहता है कि इसका नाम ये तब बना था। आई बात समझ में? तो उसी तरह प्लांट के बाहर क्या होता है? लेबल। और उस लेबल पे क्या लिखा होता है? साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम। एग्जाम्पल ये देखो, एक कैक्टस दिखा है, देखो इसके बाहर लेबल लगाया है, ऐसे लेबल्स होते हैं देखो। क्या ये वाली बात क्लियर है? ये बोटेनिकल गार्डन कोलकाता का है। चलो छाप लो इसको भी, छाप लेना, छाप। क्या हो गया? बोटेनिकल गार्डन है ना, बहुत लोग के कॉलेज में भी होता है छोटा मोटा, जैसे हमारे कॉलेज में था टीपी भाटिया में, कांदीवली। यहाँ पे पता नहीं है कि नहीं, यहाँ तो देखता हूँ। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास म्यूजियम। ध्यान सुनना, म्यूजियम। अच्छा, म्यूजियम क्या होता है आपको पता है? म्यूजियम एक ऐसी जगह होगी जहां पर आपको पुराने पुरानी चीजें देखने मिल जाएंगी, प्लांट के स्पेसिमेन देखने मिल जाएंगे, एनिमल के स्पेसिमेन देखने मिल जाएंगे, पुरानी चीजें जो अब नहीं दिखती या नॉर्मली बाहर नहीं दिखती वो देखने मिल जाएगा। ठीक है? तो देखो, प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ
प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन आर केप्ट। स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है? स्पेसिमेन का मतलब है सैंपल। स्पेसिमेन का मतलब क्या होगा? सैंपल। तो प्लांट के सैंपल, एनिमल के सैंपल जो मर चुके हैं, ऐसा नहीं, जिंदा, यहाँ पे रखा गया है। आई बात समझ में? म्यूजियम में जिंदा चीजें नहीं होती है। ओके, नाउ केप्ट इन फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या होता है? सुनो, देखो, अगर आप कोई मुर्दा चीज रख रहे हो तो मुर्दा चीजें तो सड़ जाती है ना, उसमें से बास आने लगता है। लाइक अगर आपने आज अपने किसी दोस्त का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, क्यों? क्योंकि उसने आपको फादर्स डे विश नहीं किया, तो आपने उसका कत्ल कर दिया। तो हो सकता है कि एक दो दिन बाद उसमें से स्मेल आने लगे, वो सड़ने लगे, बराबर है? तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? इसको फॉर्मेलिन में डाल देंगे। फॉर्मेलिन क्या होता है? एक लिक्विड होता है। फॉर्मल्डिहाइड पता है, केमिकल है फॉर्मल्डिहाइड। उसी का आपका एक पर्टिकुलर परसेंटेज, दैट इज 10 to 40%, एक लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन। तो इतना याद रखो, फॉर्मेलिन एक लिक्विड होता है जिसमें क्या होता है, जब किसी मुर्दा हुई चीज को डालोगे तो वो सड़ेगा नहीं और उसमें से बास नहीं आएगा। तो आप सोचोगे कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को मिलता है। ये आपको मेडिकल कॉलेज में देखने मिल जाएगा, या आपके साइंस लैब में देखने मिल जाएगा। एक शीशे का जार होता है, उसमें पानी भरा होता है, वो फॉर्मेलिन होता है। उसी में देखो कीड़े मकोड़े सब डाले होते हैं आपको देखने के लिए, अर्थवर्म डाले होते हैं देखने के लिए, वही होता है फॉर्मेलिन। ये मेनली आपको मेडिकल कॉलेज में मिलता है। जैसे हम लोग को फर्स्ट ईयर में था, नीचे पूरा एक कंपार्टमेंट होता है, उसमें भर भर के फॉर्मेलिन होता है, उसमें पूरी लाश डाली जाती है और फिर उसी को निकाल निकाल के हम लोग उस पर पढ़ाई करते थे। पूरा मुर्दा आता था, उसको पहले हमें काटना पड़ता था, पार्ट उसके अलग करते थे, फिर उसको फॉर्मेलिन में हम लोग डाल देते थे, लाइक उसमें लिक्विड में। फिर उसी को साल 2 साल स्टडी की जाती है कि पार्ट हाथ में ऐसे ऐसे होता है, पैर में ऐसे ऐसे होता है, अंदर ऐसे ऐसे होता है। तो वो जिसमें आप वो डाल के प्रिजर्व कर रहे हो, उसी को क्या बोलोगे? फॉर्मेलिन। ये वाली बात समझ आई? ठीक है। और फिर उस जार को, जिस जार में आपने डाला है फॉर्मेलिन, फिर उसमें कोई डाला है किसी चीज को डाला है जिससे प्रिजर्व हो जाए, तो उस पर आप लेबल लगा दोगे कि आप पढ़ोगे, अच्छा ये है, अच्छा ये है। आई बात समझ में? तो जार में पहले फॉर्मेलिन डालो, फिर उसको डालो जिसको प्रिजर्व करना है, और फिर उस पर एक लेबल लगा दो कि हमने इसमें ये डाला है। ये बात क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट। हमारे पास है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी क्या होता है? तो म्यूजियम में ना बड़े बड़े जानवरों को भी रखा जाता है, लेकिन कैसे रखा जाता है? लाइक एक हाथी, उसको भी रखेंगे, लेकिन पूरा हाथी नहीं रखेंगे। हाथी कैसे रखोगे? तो हाथी का खाल होता है ना, चमड़ी, वो पूरा अच्छे से निकालते हैं, उसके अंदर कापूस, कपड़ा, कॉटन, कुछ भी भर दो और भर के हाथी का शेप दे दो और लगा दो वहां पे। देखो ये सब दिख रहा है आपको? ये सब खाल है उनकी, वो ओरिजिनल खाल है। ओरिजिनल खाल में अंदर कापूस भरा है या कॉटन भरा है और इनको लगाया गया है। तो ऐसे भरने के प्रोसेस को, ऐसे लगाने के प्रोसेस को क्या बोलोगे? टैक्सीडर्मी। देखो, लार्ज एनिमल, एग्जाम्पल बर्ड एंड मैमल्स, आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। स्टफ्ड मतलब भरा जाता है, स्टफिंग। स्टफिंग कर रहे हो आप, जैसे समोसे में आलू भरते हैं उसको स्टफिंग बोलते हैं। तो स्टफ कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, इसी को क्या बोलोगे? टैक्सीडर्मी। तो टैक्सीडर्मी का मतलब समझ आया? जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनको कैसे रखा जाता है म्यूजियम में? उनकी खाल में कापूस भर के, कॉटन भर के, थर्माकोल भर के, इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे? टैक्सीडर्मी। अब म्यूजियम में और क्या मिलेगा आपको? कलेक्शन ऑफ शेल। शेल क्या होता है? ये जो आपको समुद्र साइड मिल जाता है, शेल। स्केलेटन, अलग अलग हड्डियां, अलग अलग हड्डियां, ये देखो कैसे हड्डियां दिख रही है आपको। और लास्ट में इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट बॉक्स मतलब छोटे छोटे बॉक्स होते हैं जिसमें अलग अलग इंसेक्ट होते हैं। किसी में बेटल हो गया, किसी में अलग टाइप का कॉकरोच हो गया, किसी में मक्खी हो गया। तो ऐसे भी चीजें आपको देखने मिल जाती हैं। तो ऐसी जगह जहां पे ये सब देखने मिल रहा है आपको, उसी को क्या बोलोगे? म्यूजियम। आई बात समझ में? बस कॉपी कर लो इसको भी। ये म्यूजियम मुंबई में है। नेहरू प्लेटोनियम साइड जाओगे तो वहां म्यूजियम मिलता है ना।
चलो नेक्स्ट टॉपिक इज जूलॉजिकल पार्क। अच्छा अभी देखो आप जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हो सब आपको किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन ही दे रहा है। म्यूजियम में भी जाके जब कोई चीज देखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। तो यही सब तो है टेक्सोनॉमिकल एड। जो चीजें देखकर आपको इन्फॉर्मेशन मिले किसी के बारे में वो टेक्सोनॉमिकल एड होती है। तो नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क। तो देखो ये सब आपको ऑलरेडी पता है, चिड़ियाघर। ओके हमारा घर, आपका घर, सबका घर, चिड़ियाघर। सुनो, प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? अच्छा जू एक ऐसी जगह होती है जहां पे जंगली जानवरों कैप्टिविटी में रखा जाता है। कैप्टिविटी का मतलब क्या होगा? कैप्टिविटी का मतलब होगा देखभाल, प्रोटेक्शन, खाना पीना सब कुछ दे रहे हो आप उनको वैसा माहौल दे रहे हो जैसा उनको बाहर मिलता था। प्लस यहाँ पे वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन इनको कोई खतरा नहीं है, इनको कोई और मार के नहीं खा जाएगा। आई बात समझ में? एक बार उस जानवर को बाहर कोई खतरा हो सकता है, बीमारी हो सकती है, बीमारी से मर जाए, कोई और खा जाए, लेकिन जू में ऐसा कुछ नहीं होता। जू में वो जानवर बीमारी से मर ही नहीं सकता क्योंकि डॉक्टर होते हैं वहां पे, कोई उसको खा नहीं जाएगा क्योंकि अलग अलग जानवर को अलग अलग रखा जाएगा। तो ये होता है आपका जू। इसी को बोलो कैप्टिविटी, मतलब प्रोटेक्शन, देखभाल। ये वाली बात समझ आई? नेक्स्ट, कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट इज प्रोवाइडेड। मतलब उनको चिड़ियाघर में ऐसा माहौल देंगे जैसा उनको जंगल में नॉर्मली मिलता था। पहुंच गए यहां तक? ओके इसी को बोलते हो एक्स सितु कंजर्वेशन। एक्स सितु का मतलब क्या होता है? आप बाहर से लेकर आके यहां पे पाल रहे हो ना, कि चिड़ियाघर में ही वो हुआ था, बाहर से लाए हो ना इसको। अगर आप किसी को बाहर से लेके आके अपने पास कहीं और रखकर पालो, इसको बोलते हो एक्स सितु। जैसे आप रोड पे जा रहे थे, आपको एक कुत्ते का बच्चा दिख गया, आप देखे हो क्यूट, लेके आगे घर पे उसको, अब वहां पे पाल रहे हो उसको, तो इसे क्या बोलोगे? एक्स सितु। क्या ये वाली बात समझ आई? तो ये एक्स सितु था। अब इन जू, ये 200 नहीं है, जू है, इन 200 मत लिख देना। इन जू फूड हैबिट एंड नेचुरल बिहेवियर ऑफ द एनिमल कैन बी स्टडी। लाइक अगर आपको आपने जानवर रखा है जू में, तो आप उसका फूड हैबिट समझ सकते हो। फूड हैबिट का मतलब क्या होगा? वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कितना खा रहा है, कब खा रहा है, कैसे खा रहा है, ये आप देख सकते हो। और उसका बिहेवियर देख सकते हो कि दिन भर वो क्या कर रहा है, सुबह उठ के वो क्या कर रहा है, दोपहर में वो क्या कर रहा है, कितना सो रहा है, कितना खा रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, सब कुछ देख सकते हो आप। तो यही चीज है कि जू में आप उसका खाने पीने का तरीका और उसका बिहेवियर स्टडी कर सकते हो। आई बात समझ में? इससे भी कॉपी कर लो, बहुत ही इजी है सब। चैप्टर खत्म हो जाएगा 10 मिनट 15 मिनट में। फर्स्ट चैप्टर बहुत छोटा था। इसके बाद करूं, अरे 3 ही चैप्टर तो 3 ही पेज है बुक में। चलो सुनो, नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड। देखो बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड का मतलब क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड का मतलब होता है, बायो का डाइवर्सिटी पहले क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग। तो जितने भी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी टाइप के प्लांट है, जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं, उन सबका रिकॉर्ड हमारे पास है कि इतने इतने अलग अलग प्रकार के हमारे पास प्लांट होते हैं, इतने इतने एनिमल्स होते हैं, उन सबका हमारे पास रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड को हम कैसे बताते हैं या कैसे रखते हैं, तो उसके लिए कुछ चीजें हमारे पास, जैसे कि फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा मीन्स प्लांट का रिकॉर्ड। उसी तरह एक वर्ड होता है फोना, दिया नहीं है यहाँ पे, फोना। फोना का मतलब होता है एनिमल्स का रिकॉर्ड। ये वाली बात समझ आई? नेक्स्ट से आपके पास मैनुअल। देखो मैनुअल क्या होता है? मैनुअल, अच्छा लेट्स सपोज आपने टीवी लिया या फ्रिज लिया, कुछ लिया, तो उसके साथ देखो मैनुअल आता है, बराबर? एक छोटा सा बुक आता है मैनुअल की तरह। उस मैनुअल में क्या होता है? उसको यूज कैसे करते हैं, ये है क्या, इसमें कौन कौन से फीचर है, ये सब दिया रहता है ना उसमें। तो मैनुअल का मतलब वही है, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पीसीज। लाइक एक स्पीसीज है, लाइक एक माउस है, माउस ही तो है, लाइक ये माउस है, तो इसके साथ भी एक मैनुअल मिलेगा आपको। ये मैनुअल, अच्छा ठीक है, तो आपको इसके बारे में सारा डेटा मिलेगा, इस स्पीसीज का सारा डेटा मिलेगा किसमें? मैनुअल में। सिर्फ इसी के बारे में मिलेगा कि और लोगों के बारे में मिलेगा? सिर्फ इसी के बारे में। फ्रिज के मैनुअल में थोड़ी ना आपके टीवी का भी दिया रहेगा, समझ रहे हो? तो एक स्पीसीज के बारे में डेटा आपको किसमें दिया रहेगा? मैनुअल में। यहां तक पहुंच गए सब? ओके। नेक्स्ट इज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या करेगा? मोनोग्राफ किसी एक, डिस्क्राइब एनी वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप, लाइक किसी एक ग्रुप के बारे में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, लाइक मोनोग्राफ। एग्जांपल बिल्लियों के बारे में दे दिया पूरा, कुत्तों के बारे में दे दिया पूरा, हाँ लड़ लो मर जाओ। तो मोनोग्राफ क्या होगा? किसी एक बायोलॉजिकल ग्रुप के बारे में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा।
क्या ये वाली बात समझ आई? आपका जो मैनुअल था वो एक स्पीसीज के बारे में दे रहा था, और जो मोनोग्राफ है वो एक बायोलॉजिकल ग्रुप के बारे में दे रहा, ग्रुप। डिफरेंस समझ आया? फ्लोरा किसके बारे में दे रहा है इंफॉर्मेशन? प्लांट, फौना, एनिमल। मोनोग्राफ, मोनो मीन्स सिंगल, ग्राफ मीन्स बायोलॉजिकल ग्रुप। तो एक बायोलॉजिकल ग्रुप के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा वो कौन है? मोनोग्राफ। और आपका जो मैनुअल है वो किसके बारे में देगा? एक स्पीसीज के बारे में। क्लियर हुई ये वाली बात? कॉपी कर लो इसको भी। हमें एक टॉपिक और है लास्ट है, बस एक नहीं, एक्चुअली दो है। ये एक टॉपिक है, इसके बाद एक है बस। हाँ, उसके बाद बोर्ड पे नहीं है, वो स्लाइडली बताऊंगा। संडे पे भी रिजवान सर अपने टाइम पे छोड़ेंगे ना। चलो, ओके। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी पार्क। बहुत ही आसान है। देखो, बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होगा? एक ऐसा, लाइक आपके पास एक बहुत बड़ी जमीन है जो कि बंजर पड़ी है, लाइक वहां पे पेड़ पौधे नहीं है। तो वहां पे क्या हुआ ना, पहले पेड़ पौधे आए, फिर वहां पे अलग अलग जानवर आए, सब इकट्ठा मिलकर वहां पे रह रहे हैं। ऐसे पार्क को क्या बोलोगे? बायो मतलब लिविंग की डाइवर्सिटी, अलग अलग जानवर वहां पे आके रह रहे हैं, प्लांट है अलग अलग। ऐसे पूरे एरिया को क्या बोलोगे? बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये वाली बात समझ आई? देखो, इसी जगह देखो, पहले ये पूरी एकदम बंजर जमीन थी, अब यहाँ पे देखो प्लांट व्लांट उग रहे हैं, अब यहाँ पे जानवर भी आएंगे, सब मिलकर आपस में यहाँ पे रहने वाले हैं। इसी को बोलोगे बायोडाइवर्सिटी पार्क। इकोलॉजिकल असेंबलेज, असेंबलेज मतलब असेंबल हुए, सब साथ में आए। इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज दैट फॉर्म्स द सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी। लाइक आपको जाके वहां पे उनको खाना वाना नहीं देना है, वो अपना ही देख लेंगे, क्योंकि वहां पे इतनी सारी स्पीसीज एक दूसरे को खाते खाते एकदम मस्त रहेंगे। आई बात समझ में? और कहां पर हुआ ये? ऑन द डिग्रेडेड लैंड, मतलब जो जमीन जहां पे पहले कुछ था ही नहीं, वहां पे बंजर, बंजर मतलब बैरन। वापस सुनो, आपका कहीं पे लाइक बंजर जमीन है, डिग्रेडेड लैंड है, वहां पे नए नए प्लांट उगे, पौधे उगे, पेड़ उगा, बराबर है? वहां पे अलग अलग स्पीसीज आई एनिमल्स की, अब सब मिलके रह रहे एक दूसरे के साथ। इसी को क्या बोलोगे? बायोडाइवर्सिटी पार्क। क्लियर हुई ये वाली बात? एग्जाम्पल आपको दिया है, लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क, एग्जाम्पल है लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क। क्लियर है? छाप लो इसको। चालू नहीं मॉनिटर। चलो लास्ट टॉपिक कर लेते हैं फटाफट। तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास, जो की। बहुत ही आसान है की। देखो, की क्या होता है? की मतलब चाबी नहीं है, उसको बंद करो दरवाजे को। यहाँ पे की का मतलब चाबी नहीं है। की मतलब क्या होगा? लेट्स सपोज आप कहीं पे घूमने गए थे और आपको वहां पे कोई जानवर दिखा। अब आपको पता नहीं है कि वो जानवर कौन सा है, आपको पता लगाना है, तो आप क्या यूज करोगे? की यूज करोगे। की मतलब क्या चाबी डाल खोल दोगे उसको? नहीं। की मतलब क्या है यहाँ पे? की का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप लाइक टाइप करोगे जानवर दिखा, तो वहां पे आपको ऑप्शंस आए कि जमीन वाला जानवर दिखा, पानी वाला दिखा, हवे वाला दिखा। आपने डाला जमीन वाला। तीन सेंटेंस आए थे ना पहले? क्या है आपको? तीन सेंटेंस। इन सेंटेंस को क्या बोलते हो? इन सेंटेंस को आप बोलोगे लीड। क्या बोलोगे इनको? लीड। ये सेंटेंस आएंगे, ये सब क्या होते हैं? लीड होते हैं। तो आपको तीन लीड मिली। अब ये तीनों लीड में से आपने एक एक्सेप्ट किया, बाकी दो रिजेक्ट कर दिया। तो आपने क्या एक्सेप्ट किया? कि मुझे जमीन वाला जानवर दिखा। अब जमीन वाले के ऑप्शंस आएंगे, जमीन के अंदर वाला, जमीन के ऊपर वाला। अब आपने यहां पे सिलेक्ट किया जमीन के ऊपर वाला, बराबर है? अब फिर से तीन चार सेंटेंस है, लाइक चार पैर वाला, दो पैर वाला, तीन पैर वाला, टेम्पो दिख गया तो आपने सिलेक्ट किया चार पैर वाला।
फिर आपको वहां पे फिर से कुछ और ऑप्शंस आए, लाइक बड़ा जानवर था, छोटा जानवर था, एकदम छोटा जानवर था, आपने मीडियम जानवर सिलेक्ट किया। फिर आपको आपको अलग अलग ऑप्शन आ रहे, लाइक आपको बकरी आ गई, आपको कुत्ता आ गया, आपको बिल्ली आ गई, तो आपको देखा हाँ ये कुत्ता ही है, ऐसे ही तो कुछ था, कुत्ता सिलेक्ट किया। फिर आपको कुछ आए कि आपने ब्राउन कुत्ता देखा, ब्लैक कुत्ता देखा, ऐसे करते करते आप अपने उस जानवर के करीब पहुंचते जा रहे हो, फाइनली वो आ जाएगा आपके सामने। तो इसी को बोलते हो की क्या होता है, आपको किसी एक जानवर के बारे में पास लेके जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कीज आर ऑलवेज एनालिटिकल इन नेचर। कैसा होता है? एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या होगा? एनालाइज करने में हेल्प करता है, बराबर है, जिसमें आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, बाकी ऑप्शन अपने आप क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं, और फिर जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया उसी के बारे में और आएगा, फिर उसमें से आप एक को सिलेक्ट करो, फिर उसके बारे में और आएगा, ऐसे करते करते आप उस तक पहुंच जाओगे। और जितनी भी सेंटेंस आएंगे बार बार, उन सब सेंटेंस को क्या बोलोगे? लीड। क्या ये वाली बात समझ आई? यही होता है कि बस टेक्स्ट बुक से इसको पढ़ लेना।